इसको ब्लैक कर दो, ब्लैक कर दो, ब्लैक। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आवाज बढ़ाई भाई। आज हम लोग कॉम्प्रेहेंशन यानी बोध, हिंदी में कहते हैं बोध। जस्ट क्लास से 10 मिनट पहले हम छोड़ लेंगे। कोई नहीं, 10 मिनट पहले छोड़ लेंगे। विद्यार्थी हैं, उनका स्नेह है हमारे प्रति, प्रेम है, तो कोई बात नहीं। आवाज नहीं आ रही, ये तो पुरानी बीमारी है, ये तो कभी सही नहीं हो सकता। तो हम लोग बोध पढ़ने जा रहे हैं, कॉम्प्रेहेंशन। एक बार मैं आपको फिर रिवाइज कर दूं। आईएएस बनने की 2 शर्त होती है। पहला कि सीसेट पास होना चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि हमारी समझ इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जनरल स्टडी में हमें दिक्कत ना आए। और काफी टाइम से आप पढ़ रहे हैं, आपने ये एनालिसिस कर लिया होगा कि जब बातें याद होना कम हो जाएं तो समझ लीजिए कि एनालिटिकल एबिलिटी कमजोर है। लेकिन कोई बात नहीं, जितना संभव हो सका था हम लोगों ने पढ़ा था। और इस कॉम्प्रेहेंशन यानी बोध वाले हिस्से से मैं ये सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा कि आप सीसेट में फेल ना हो। और सारी बातें मैं समझता भी हूं और जानता भी हूं। तो सीसेट पास करने के लिए हमें जिन 2 चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, वो है जनरल मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन, और दूसरा है कॉम्प्रेहेंशन। तीसरा सबको पता ही है। तीसरे के दम पर नाव पार करना थोड़ा सा कठिन कार्य होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 कारण से। एक तो जिस लेवल का प्रश्न सीसेट में बनाया जाता है, उस लेवल का प्रश्न मार्केट में मौजूद नहीं है। और दूसरी बात, एक तो मार्केट में मौजूद नहीं, दूसरी बात बहुत कम लोग इस बात की एबिलिटी रखते हैं कि उस टाइप का प्रश्न बना सके। दोनों बातें। इसलिए हमारे पास यही 2 रास्ते हैं। अब कॉम्प्रेहेंशन की खासियत क्या है? कॉम्प्रेहेंशन 2019 के पहले वाला नहीं है, ये पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं। अब ये कॉम्प्रेहेंशन लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। लाइव नहीं हुई, इस पर कुछ दिख नहीं रहा। तो कॉम्प्रेहेंशन अब लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। अब लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, तो वहां से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना होगा? दरअसल लॉजिकल रीजनिंग के भी जो प्रश्न बाजार में मिलने वाली किताबों में उपलब्ध है, जैसे आर्गुमेंट यानी तर्क, एजम्पशन यानी अवधारणा, कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष, इनके जो प्रश्न बाजार में मौजूद है वो कैट, मैट और बैंकिंग वाले हैं। और उनकी खासियत क्या है? वो वन लाइनर है। जैसे सर्दियों में नहाना चाहिए या नहीं? अब इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क है। हाँ, नहाना चाहिए, नहाने से जो शरीर है थोड़ी सी एक्टिव रहती है। नहीं नहाना चाहिए, जुकाम हो जाएगी। सबके अपने अपने तर्क हैं। तो कहने का मतलब ये वन लाइनर तो पूछेगा नहीं,
अब हमें पता है कि एक बड़ा सा पैराग्राफ होगा, इतना बड़ा पैराग्राफ होगा कि जितना एक बुक का पेज होता है। अब पेज तो आप घर पे भी पढ़ते हैं, आपको अपना अनुभव होगा ही। पेज पूरा जब आप तेजी से पढ़ लेते हैं तो एक बार पढ़ने में आपको यह नहीं समझ में आता कि आपने पढ़ा क्या। घर पे पढ़ते ही होंगे जनरल स्टडी। अब आप दोबारा अपने दिमाग पर प्रेशर देते हैं, अगर उस पर वापस जाते हैं पढ़ने के लिए। जब दोबारा आप पढ़ेंगे तो जो यूपीएससी ऑप्शन सेट करके रखता है, तो पहली बार में आपका ऑप्शन ए सही हो रहा होगा। जब आप दोबारा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेंगे तो डी सही होने लगेगा। और अगर गलती से तिबारा पढ़ लिया तो बचे हुए दो ऑप्शन सही होने लगेंगे। अब सवाल है कि सही क्या है, गलत क्या है और कैसे हम इससे बाहर निकले। कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक हम पढ़ेंगे भी और यहां से यह भी सीखने की कोशिश करेंगे कि जब आप किसी सब्जेक्ट को जनरल स्टडी में भी पढ़ा करिए, मान लिया कोई पेज आप पढ़ रहे हैं, तो कोशिश ये किया करिए कि उसको इसी टेक्निक से पढ़िए कि एक बार में आपको चीजें याद हो। अब सवाल है वो टेक्निक क्या है। दो टेक्निक, आइए। बस बस बस, अब हम तरीका क्या इस्तेमाल करेंगे देखते हैं। अब आप देखिए, हम कॉम्प्रिहेंशन भी साथ साथ सीखेंगे और कॉम्प्रिहेंशन सीखने के साथ हम ये सीखेंगे कि यदि हम जनरल स्टडी का कोई भी पेज पढ़ रहे हैं तो पढ़े कैसे, हमारा माइंड उस बात के लिए तैयार कैसे हो। और ये बात कंफर्म है कि 2 घंटे के पेपर में कई कॉम्प्रिहेंशन होते हैं और बड़े बड़े होते हैं, तो उन्हें समझना और समझ के आंसर निकालना एक कठिन काम है, लेकिन हम लोग इस कठिन काम को आसान करेंगे। पहला तरीका, कॉम्प्रिहेंशन मान लिया हम पढ़ने जा रहे हैं, एक बड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन है, मान लो ये फुल पेज, ये इतना बड़ा कॉम्प्रिहेंशन है और इसके बाद 2 या 3 प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहली टेक्निक कि परीक्षा में जब हम कॉम्प्रिहेंशन टैकल करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन पे आएंगे, तो हम पहले वो कॉम्प्रिहेंशन हल करेंगे जिसमें 1 क्वेश्चन होगा, सिंगल। कुछ कॉम्प्रिहेंशन ऐसे होते हैं नियर अबाउट 60%, 60 to 70% ऐसे कॉम्प्रिहेंशन होंगे जिसमें छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन होगा और उसके नीचे एक क्वेश्चन होगा, एक प्रश्न होगा। सबसे पहले आप उन्हें हैंडल करेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि अभी भी हम 35-40 तक नहीं पहुंचे हैं, तो 2 प्रश्न वाले आप हैंडल करेंगे। और इनका पढ़ने का तरीका क्या होता है, मान लो एक कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, इसके नीचे 2 प्रश्न, एक प्रश्न दिया हुआ है। अब हमारा दिमाग इस बात के लिए कैसे तैयार हो कि जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे दिमाग में कैच होता रहे, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है। आप सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लो, कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने से पहले, और खूब ध्यान से। एक लाइन का प्रश्न होगा, जैसे ही आप एक लाइन का प्रश्न पढ़ेंगे, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि प्रश्न के पढ़ने के साथ साथ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, इतना बुद्धिमान तो कोई है नहीं कि प्रश्न भी पढ़ ले, चारों ऑप्शन भी याद रहे, फिर उसके बाद ऊपर वाला कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ ले। ये यूट्यूब पे बताया जाता है कि पहले प्रश्न पढ़िए, चारों ऑप्शन पढ़िए, फिर बाबा बन के कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए। तो अब ये यूट्यूब पे बताया जा सकता है क्योंकि यूट्यूब में कोई होता नहीं वहां आमने सामने, और ना ही कोई पेपर कराना होता है, भाषण ही देना है, देने में जाता क्या है। और विद्यार्थी भी ऐसे हैं कि कोई भी चीज ढूंढना होगा तो यूट्यूब पे 10 जगह ढूंढेंगे, और ढूंढने के बाद वो अपने आप में इतने ज्यादा कंट्राडिक्शन हो जाता है तो वो फिर संन्यास की ओर अग्रसर हो जाता है, फिर उनको लगता है दुनिया में कुछ रखा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, केवल प्रश्न पढ़ेंगे। इसी तरह जनरल स्टडी में अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो जो टॉपिक की हेडलाइन होगी, जैसे मान लिया आप नागरिक पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, नागरिकता पढ़ रहे हैं, तो आप पहले खूब ध्यान से नागरिकता पे थोड़ी देर आंखें फोकस करके रखो, फिर आपका दिमाग इस बात के लिए तैयार हो जाएगा कि अब आप नागरिकता पढ़ने जा रहे हैं, सिटीजनशिप। तो अब जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो एक एक लाइन के दिमाग, आपके दिमाग में नागरिकता तो सेट हो जाएगा, वो फाउंडेशन हो गया। अब आप पढ़ते जाएंगे, उसी में बिल्डिंग बनती चली जाएगी। जनरली हम क्या करते हैं, कोई बुक मार्केट से खरीदते हैं, आप देखिए बुक के स्टार्टिंग में एक इंट्रो लिखा होता है राइटर द्वारा, कोई नहीं पढ़ता, देखते ही नहीं है लोग, उसे जरूर पढ़ना चाहिए।
जैसे ही आप पूरा इंट्रो पढ़ लेंगे, आपका दिमाग इस बात के लिए तैयार हो जाएगा कि अब हम करने क्या जा रहे हैं। दिमाग को भी तैयार होने के लिए समय चाहिए। जैसे आपने कई बार नोटिस किया होगा, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूं, व्यवहारिक। आप दिन में सो रहे हैं या रात में सो रहे हैं, कई लोगों के साथ क्या होता है, वो सो रहे हैं गहरी नींद में, एकाएक आप उन्हें झटके से उठा दो, और जब वो झटके से उठ के बैठते हैं या खड़े होते हैं तो कई बार लोग गिर जाते हैं। कई बार जब झटके से खड़े होते हैं तो उन्हें लगता है पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि शरीर उनका तैयार नहीं होता, दिमाग इस बात के लिए तैयार नहीं होता कि वो आप झटके पे उठ रहे हैं। तो पहला काम, कॉम्प्रहेंशन में हम केवल प्रश्न पढ़ेंगे, ऑप्शन नहीं। और जैसे ही प्रश्न पढ़ेंगे हमारा दिमाग इस बात के लिए तैयार हो जाएगा। अब हमारा दिमाग किस किस बात के लिए तैयार होगा, वो 5 बातें होंगी। पहला, उपरोक्त गद्यांश से या उपरोक्त लेख से लेखक की कौन सी अवधारणा स्पष्ट होती है। अवधारणा मतलब एजम्पशन। अब जैसे हमने प्रश्न पढ़ लिया कि लेखक की कौन सी अवधारणा स्पष्ट होती है, इसका मतलब अब हमें ऊपर दिए गए कॉम्प्रहेंशन से अवधारणा निकालनी। दूसरा, उपरोक्त दिए गए गद्यांश से कौन सा अनुमान प्रतिबिंबित होता है, इसका मतलब अब हमें अनुमान पे जाना है, यानी भविष्य की राह निकालनी है। कई बार पूछेगा दिए गए गद्यांश से नीचे दिए गए विकल्पों में, उपरोक्त गद्यांश से नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्ष। जब हमने पढ़ा कि सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्ष, इसका मतलब हमारा दिमाग तैयार हो गया कि अब इसमें निष्कर्ष है और सभी हो सकता है उपयुक्त हो। अब उन्हें हमें सर्वाधिक तक जाना है। सर्वाधिक कैसे पहुंचते हैं ये भी मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा। कुछ टर्म होते हैं, उन्हें आप देखेंगे तो एलिमिनेट हो जाएंगे, तो सर्वाधिक उपयुक्त तक आप पहुंच जाएंगे। इसके अलावा लेखक ये पूछ सकता है, दिए गए गद्यांश से कौन सा नीचे दिए गए विकल्पों, उपरोक्त गद्यांश से नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा तर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण इंगित करता है। इसका मतलब अब हमें तर्क की ओर जाना है, यानी हमारा माइंड इस बात के लिए तैयार हो गया। कभी कभी ऐसा भी पूछेगा कि उपरोक्त गद्यांश से लेखक की कौन सी विचारधारा प्रतिबिंबित होती है। प्रतिबिंब मतलब होता है रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लेखक की विचारधारा का मतलब एजम्पशन। वो टर्म यूज अलग कर देगा, जैसे अवधारणा की जगह लेखक का कौन सा विचार प्रतिबिंबित होता है ये लिख देगा। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं ये लिखवाऊंगा अभी मैं भी आपके दिमाग को केवल तैयार कर रहा हूं कि आपका दिमाग इतने दिन बाद मुलाकात हुई है, जो थोड़ा बहुत हिल डुल गया हो एडजस्ट हो जाए, है ना। जब एडजस्ट हो जाएगा तो अपने आप हम आगे बढ़ने लगेंगे। तो ये तमाम बातें उसमें पूछी जाएंगी। तो पहली टेक्निक कि हम प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न में जान जाएंगे कि प्रश्न हमसे जानना क्या चाहता है, फिर हम आ जाएंगे कॉम्प्रहेंशन पे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये 5-6 क्लासेस जो भी होंगी, इनको करने के बाद कुछ प्रैक्टिस भी हम करेंगे। जब आप प्रश्न पढ़ने के बाद कॉम्प्रहेंशन में जाएंगे तो 99% या 90% आप आंसर के एकदम नजदीक होंगे। कुछ लोग कर भी लेंगे, कुछ मान लिया थोड़े स्लो होंगे तो वो दोबारा पढ़ेंगे तो इस बार वो कंफर्म लगभग आंसर तक पहुंच जाएंगे। मैं ये नहीं, अच्छा जैसे कई जगह लोग कहते हैं कॉम्प्रहेंशन करना कठिन काम है, मैं नहीं कहता कठिन काम है, वो बनाया इसलिए गया है कि आप उसे कर सकें। अगर एकदम कठिन होता तो यूपीएससी पूछता ही नहीं, और अगर एकदम कठिन होता तो लोग सिलेक्शन कैसे पाते। अब सवाल ये पैदा होता है, इस बार भी मेंस का रिजल्ट आ गया है, तमाम जगह मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं, 2-4-10 दिन मैंने भी लिया लोगों का इंटरव्यू। तो मैंने जो नोटिस किया कि मेरे पास अब तक जितने भी डेफ आते हैं उनके बायोडेटा, उसमें से 98% बीटेक वाले होते हैं, इंजीनियर, IITN 98%। मैं 100 कहने वाला था जिससे आप संन्यास न ले, इसलिए मैंने 98 पे रोक दिया। और दूसरी उन इंजीनियर की खासियत क्या होती है, उन 98% में से 75% ऑप्शनल में वो सब्जेक्ट लेते हैं जो ह्यूमैनिटी वाला है, लाइक जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, और भी जिसका जो रुचि का विषय। कुछ लोग साइकोलॉजी भी लिए थे, 1-2 लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी भी लिया था। लोग अपने अपने हिसाब से लेते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि उन्होंने बीटेक किया, वो भी IIT से, फिर उन्होंने पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन लेकर के ऑप्शन से तैयारी की, और अब वो इंटरव्यू दे रहे हैं। कैसे संभव हुआ? पहली शर्त कि जब उनका IIT में एडमिशन हुआ,
12th के बाद वहीं वो फिल्टर हुए थे, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के आए थे, क्वालिफाई करके आए थे, तो मेंटल लेवल तो उनका वैसे भी बेहतर था। दूसरा, इंजीनियरिंग में जब वहां पर स्टडी चलती है तो इतना हार्ड वर्क होता है कि उनकी हार्ड वर्क करने की प्रैक्टिस हो जाती है, यानी उनका शरीर और दिमाग दोनों इस बात के लिए तैयार रहता है कि अब मुझे युद्ध में उतरना है। जैसे कमांडो होते हैं ना, क्या कहते हैं, पैरा कमांडो, ऐसे तो पुलिस वाले भी होते हैं, दौड़ा लो तो 100 मीटर से ज्यादा दौड़ नहीं सकते, पैरा कमांडो आपको पाकिस्तान तक दौड़ा सकता है, इंसान वो भी है। तो फर्क क्या है, वो मेंटली फिजिकली इस बात के लिए तैयार है कि मैं वहां तक दौड़ सकता हूं। आपको मैं पहले भी ये समझा चुका हूं, अब ये 5-6 दिन और आपके साथ है, इसके बाद कोई सब्जेक्ट मेरा बचेगा नहीं, मुलाकात होगी। आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अगर आईएएस बनना चाहते हैं तो अपने आप को तैयार करें। तो जो आईआईटीएन है वो हार्ड वर्क कितना करता है, वो पैरा कमांडो होता है। उसके बाद वो ज्यादा से ज्यादा, अच्छा ज्यादा से ज्यादा जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उनका या तो फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट है, ज्यादा अटेम्प्ट भी नहीं लेते। कारण क्या है, उनकी प्रैक्टिस होती है पढ़ने की, किसी चीज को ऑब्जर्वेशन करने की। और तीसरी खासियत क्या होती है उनकी, कि अगर वो 4 पेज पढ़े हैं और उनको 4 पेज को अपने दिमाग में सेट करके रखना है, तो उस वक्त पढ़ते हुए 4 पेज को मुश्किल से 5-6 लाइन में एक कागज में नोट कर लेते हैं, और जब वो 5 लाइन पढ़ेंगे तो वो 4 पेज उन्हें तैयार हो जाएगा। यानी समरी बनाने की प्रैक्टिस उनकी होती है। ये उदाहरण ये बताता है कि वो समरी बना सकते हैं। दूसरी बात, सीसेट में कभी नहीं फेल होते। सीसेट में वही बीटेक वाले फेल होते हैं जो मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में, वो फेल हो जाते हैं क्योंकि वहां फंस जाते हैं किसी न किसी मुद्दे पर। अलावा वो इतने स्मार्ट होते हैं कि किसी भी चीज को पढ़ करके वो ये अंदाजा लगा लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमें वहां तक पहुंचने के लिए अपने आप को मेंटली तैयार करना होगा। हम ये सारे हिस्से, चाहे वो निष्कर्ष का हो, चाहे अवधारणा हो, चाहे अनुमान हो या तर्क हो, हम इन सारे टॉपिक को व्यवहारिक तरीके से हम लोग सीखेंगे। व्यवहारिक तरीके में क्या होता है कि अगर हम सैद्धांतिक तरीके से सीखते हैं कि ये प्रश्न रहा, ये उत्तर रहा, तो वो बहुत दिन तक याद रहता नहीं। बट ये है कि अगर उसे हम व्यवहारिक तरीके से दिमाग में सेट कर लेते हैं तो हमें याद हो जाता है। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहें। पहले हम 2 क्लास 3 क्लास हम लोग इसी बात पे फोकस करेंगे कि अवधारणा, निष्कर्ष, अनुमान और तर्क। और एक बात और, डिसीजन लेने की कैपेसिटी। 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन पे हमें पहुंचना होगा। तो ये डिसीजन लेने की कैपेसिटी कैसे आएगी, इस बात को भी हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास से ही शुरू करेंगे। तो आज कल परसों की क्लास पूरी तरह से व्यवहारिक सिद्धांतों पे आधारित होगी। उसके बाद हम लोग कॉम्प्रहेंशन, कुछ प्रीवियस ईयर के, कुछ व्यवहारिक कॉम्प्रहेंशन लेके क्लास में प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, आवश्यकता पड़ेगी, अगर सैटरडे तक तो क्लास सही है लगातार कॉम्प्रहेंशन की 6 दिन। अगर आवश्यकता मुझे लगी और इसी आवश्यकता पड़ी तो क्लास को 1-2 दिन आगे भी बढ़ा सकते हैं। बट इसको हम लोग ढंग से सीखेंगे। इसको सीखते वक्त आप ये मत समझना कि ये केवल सीसेट का हिस्सा है, ये समझना कि आपके पूरे व्यक्तित्व का हिस्सा है। और आप ढंग से पढ़ लेंगे तो मुझे भरोसा है कि किसी न किसी समय किसी न किसी मंजिल पर पहुंचेंगे जरूर। और जो ज्यादा बेहतर सीख लेगा वो जल्दी मंजिल पर पहुंचेगा, जो थोड़ा कम सीखेगा वो 5 साल बाद पहुंचेगा, पर पहुंचेगा हर कोई व्यक्ति। अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम का पहला नाम है अवधारणा। ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों, ये ऑफलाइन की क्लास से ऑनलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं और इस क्लास में रीजनिंग हो चुकी है, कॉम्प्रहेंशन का पोर्शन है। वैसे तो कई कई संस्थान जो महान संस्थान अपने आप को घोषित कर रखे हैं, वहां तो 3 दिन में ही समाप्त कर देते हैं, पर हम लोग समाप्त नहीं करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि आप सीखें, इसलिए आप धैर्य बनाए रखें। और आज जो लोग इधर उधर के मैसेज करते हैं उससे एजम्पशन भी निकलेगा, ये ध्यान रखना। ऑनलाइन वाले बड़े आनंद लेते हैं, खाली बैठे, कोई देख रहा ही नहीं आ रहा है, कोई कुछ कर नहीं सकता। और आप जरा ध्यान देना ऑनलाइन वालों पर, ठीक है।
अगर कोई खास मैसेज करे तो उसका तुरंत ख्याल रख लेना, नहीं तो वो जहां बात पहुंचाना चाहता है पहुंचा लेगा, बात पहुंचने के पहले डिलीट कर देना। अवधारणा के बारे में एक दो लाइन हम लोग लिखते हैं, उसके बाद आते हैं अवधारणा पे। लिखिए, किसी भी तर्क का छिपा हुआ भाग अवधारणा कहा जाता है। किसी भी तर्क का छिपा हुआ भाग अवधारणा कहा जाता है। इंग्लिश में मैं बोल दे रहा हूं, हिडन पार्ट ऑफ एन आर्गुमेंट, हिडन पार्ट ऑफ एन आर्गुमेंट कॉल्ड एजम्पशन, हिडन पार्ट ऑफ एन आर्गुमेंट कॉल्ड एजम्पशन। किसी भी तर्क का छिपा हुआ भाग अवधारणा कहा जाता है। अब आपके मन में एक दुविधा पैदा होगी, जो मेरे मन में भी हुई थी जब मैं फर्स्ट टाइम ये टॉपिक जाना, समझा, पढ़ा, तो मेरे मन में एक बड़ी दुविधा पैदा हुई। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑनलाइन हो, कुछ यहाँ है, उनको ये लगे कि ये क्या है। आखिर आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट है, तर्क को आर्गुमेंट कहते हैं और इसे एजम्पशन कहते हैं। अब मन में एक सवाल पैदा होगा कि सर क्या एक ही मतलब अवधारणा में ही, एजम्पशन में ही आर्गुमेंट भी है? ये सवाल बनेगा, क्योंकि अभी अभी हमने जब काउंट कराया था तो आर्गुमेंट को अलग टॉपिक बताया था। अब सवाल है कि यहाँ ये लाइन क्यों लिखा है, किसी भी तर्क का छिपा हुआ भाग अवधारणा कहा जाता है। अब सवाल है कि यहाँ तर्क शब्द का इस्तेमाल क्यों हुआ। यही छोटी छोटी बातें सीखते चलेंगे। आवाज बढ़ाना भाई थोड़ा। तर्क का मतलब क्या होता है, अब ऐसे समझिए, तर्क एक टॉपिक है पूरा, वो भी हम लोग आज ही सीखेंगे, नहीं तो कल की क्लास में सीखेंगे। तर्क का मतलब क्या होता है ये समझिए। जब हम किसी बात के निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, या अवधारणा पे पहुंचते हैं, या अनुमान निकालते हैं, या किसी बात का सारांश निकालते हैं, कोई भी टॉपिक दिया हुआ हो, हम इनमें से उस टॉपिक से कुछ भी जो करते हैं उसमें हम अपने तर्क का इस्तेमाल करते हैं। तर्क का इस्तेमाल होता है। तर्क का इस्तेमाल मतलब जैसे अवधारणा ही निकालनी है, मान लिया कोई कॉम्प्रेंशन दिया हुआ, वहां से हम अवधारणा निकाल रहे हैं, तब 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, 4 में से एक ही सही होगा। वो जो हम एक सही करते हैं, निकालते तो अवधारणा है, लेकिन अवधारणा के बारे में जो हम सोचते हैं अपने दिमाग में, वही है तर्क। यानी दिमाग में सोची गई हर बात क्या है, तर्क है। जैसे आप मिल गए और आप 10-15 बोतल पानी पीठ पे लादे हुए जा रहे हैं, पीठ मतलब बैग में, आप मिल गए, मैंने देखा पानी लिया हुआ। अब मैं मिलते ही आपसे कहा भाई साहब बहुत प्यास लगी है, तर्क के हिस्से पे जाते हैं। तो जब मैंने आपसे ये बात कही है ना, तो मेरे दिमाग ने पहले तर्क किया कि मैं ये वाली लाइन आपसे बोलूं, और इसके बाद आपका दिमाग तर्क करेगा। आपका ये सुनने के बाद क्या तर्क करेगा कि लगता है इनको प्यास लगी। जो हमारा दिमाग सोचता है वो तर्क है, किसी बात को जो देख के सोचता है वो तर्क है, इसलिए तर्क शब्द का यहां इस्तेमाल किया गया। तो किसी भी तर्क का छिपा हुआ हिस्सा, यानी कोई कॉम्प्रेहेंशन दिया हुआ है या लेखक ने कोई बात कही है, तो जो कही है वो तर्क ही है, अपनी तरफ से उसने लॉजिक दिया है कि ऐसे 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 होता है, उसका जो छिपा हुआ हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, अवधारणा, एजम्पशन कहलाता है। अभी ये थ्योरेटिकली है, अभी प्रैक्टिकली आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। दूसरा, यदि किसी अवधारणा या एजम्पशन में अवश्य
निश्चित ही केवल मस्ट डेफिनेटली ओनली अवश्य निश्चित ही केवल असंभव इम्पॉसिबल अवश्य निश्चित ही केवल असंभव मस्ट डेफिनेटली ओनली एंड इम्पॉसिबल का इस्तेमाल हो तो वह अवधारणा गलत मानी जाएगी। अवधारणा गलत मानी जाएगी। अब सवाल यह है, जैसे मैंने कहा ना कि थ्योरेटिकल के साथ साथ हम प्रैक्टिकल सीखेंगे। अगर किसी अवधारणा में अवश्य निश्चित ही केवल असंभव या ऐसे शब्द जो यूनिक होते हैं, यूनिक मतलब जो सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। अवश्य का मतलब होता है कंफर्म है पहले से ही, निश्चित ही भी कंफर्म कोई और इशारा करता है। केवल हम पढ़ ही चुके हैं, केवल मतलब सभी हो जाता है, ऑल में आ जाता है। असंभव मतलब कुछ नहीं। ये जो शब्द हैं ये 100% वाले शब्द हैं। अब सवाल है कि ये जहां यूज होंगे वो गलत क्यों माना जाता है? वो गलत इसलिए माना जाता है कि अवधारणा, अनुमान, निष्कर्ष कभी भी 100% नहीं हो सकते, 100% सत्य नहीं हो सकते। मान लिया आप कोई बात कह रहे हैं, आप अपने घर गए, कौन सा त्योहार आने वाला है अभी, होली से पहले, ठीक है, कोई त्योहार आने वाला है। अब मेरी बात सुनो आप ध्यान से, मैं आपको अवधारणा की दुनिया में ले चलता हूं बहुत प्रैक्टिकल तरीके से, और वो अवधारणा इसी पे आधारित होगी, अवश्य निश्चित ही पर और केवल पर। मान लो कोई त्योहार अब आने वाला है, आएगा ही, और त्योहार के 1-2 दिन पहले आप अपने घर पे रहते हैं या मम्मी पापा से, मान लिया आप पीजी में भी कहीं रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो भी मम्मी पापा से दूसरे तीसरे दिन बात होती रहती है। सामान्यतः लड़कियां डेली अपने मम्मी या पापा किसी से बात कर लेती है। लड़के कभी कभी करते हैं, अगर फोन आ भी रहा है तो उस पर मैसेज डाल देते हैं कभी क्लास में हो, ठीक है। तो ये होता है। अब होता क्या है कि आप दूसरे तीसरे या रेगुलर अपने मम्मी पापा से बात कर रहे हो, ठीक है, सामान्य बातचीत करते हो, हाल खबर लेते हो, अपनी हाल खबर देते हो। त्योहार आने वाला है, अब 48 घंटे 72 घंटे बचे हैं। अब 72 घंटे पहले आपने अपने मम्मी पापा को, जैसे कहते हैं ना कि मक्खन लगाना, एक शब्द सुना होगा। अब आप उन्हें लव यू मम्मी, आपसे प्यारी मम्मी दुनिया में कोई नहीं है। मैं बहुत से लड़के लड़कियों को जानता हूं या जानती हूं जो बिल्कुल उनके मम्मी पापा उनकी सुनते नहीं। मैं तो पूरी क्लास में कह देता हूं या कह देती हूं कि मेरी मम्मी जैसी कोई नहीं। आज तक जो कहा मम्मी उस पर एनालिसिस नहीं करती, तुरंत हाँ बोलती है, तो बस कर डालो। अब आप ये माहौल बनाना शुरू कर रहे हैं, अपने मम्मी को मोटिवेट कर रहे हैं या पापा को। जनरली लोग मम्मी को ही मोटिवेट करते हैं क्योंकि पापा मोटिवेट होते ही नहीं है। पापा को पहले से पता है कि दुनिया कहां से कहां पहुंची है, किसी जमाने में वो भी यही काम किए हैं, तो उनको ये लगता है हम मोटिवेट नहीं होंगे। मम्मी सामान्यतः सीधी सादी होती है, वो मोटिवेट होती है।
एक सच है। ये देखिए, ये भी अवधारणा का एक हिस्सा है। जैसे जैसे आप समाज को जानेंगे, नो डाउट पिता प्यार करते हैं, उन्हीं की प्यार की छाया में व्यक्ति का विकास होता है, आपके लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन जहां इमोशनल अटैचमेंट की बात आती है, उस मुद्दे पर मम्मी आपके साथ खड़ी होती है। आपका कोई निर्णय होगा तो पापा उस पे एनालिटिकल डिसीजन लेंगे, पर मम्मी हमेशा इमोशनल डिसीजन लेंगी। अब आप अपने मम्मी को मेंटली तैयार कर रहे हो। तब तक मम्मी को किसी ने बताया कि आंटी जी पता है 2 दिन बाद कौन सा त्योहार है? आंटी ने पूछा कौन सा? तो बताया उन्होंने, यही वाला है। अब आप अपनी मम्मी को लगातार ये बातें बोल रहे हो, लव यू मम्मी, बहुत अच्छी मम्मी, आज तक किसी बात को इनकार नहीं की। अब जब आप काम की बात अभी नहीं बोल रहे हो, सिर्फ आप ये बोल रहे हो, जो कि आपका व्यवहार बदला हुआ है। इस बदले हुए व्यवहार से मम्मी एजम्पशन की ओर जाएंगी, अवधारणा की ओर। अब उनका दिमाग जो अंदाजा लगाएगा अवधारणा, वो कैसे लगाएगा? आपकी स्टेटमेंट के बिहाफ पर। स्टेटमेंट के लिए दो चीजें हैं, एक तो इनफ्रंट, इनफ्रंट का मतलब सामने, सामने जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, वो है, और प्लस मम्मी को उसके सराउंडिंग का जो स्टेटमेंट है वो ये पता है कि ये वाला त्योहार आने वाला है। अब सवाल एक, उन दोनों को असेंबल करके मम्मी कहां पहुंचेगी? अवधारणा में। अवधारणा का मतलब होता है ये अंदाजा लगाना कि सामने वाले के दिमाग में चल क्या रहा है। सुनिए कितनी इंपॉर्टेंट बात होती है। यानी आप कुछ भी कह रहे हो, आप जिस वजह से कह रहे हो वहां तक मैं पहुंच जाऊं, इसे कहते हैं अवधारणा का अंदाजा लगाना। अब मम्मी अवधारणा का अंदाजा कहां से लगाएंगी? स्टेटमेंट से। यह भी ध्यान रखना, अवधारणा यानी एजम्पशन हमेशा स्टेटमेंट से निकलेगा और स्टेटमेंट के सराउंडिंग से। अब मम्मी को ये दो बातें पता है कि फरवरी का महीना है, त्योहार आने वाला है, और ये जो है इधर 2-4 दिन से इसका व्यवहार बदला हुआ है मेरे प्रति, तौर तरीका। अब मम्मी यहां से एजम्पशन निकालेंगी कि हो सकता है इस बार ये पक्का त्योहार मनाए। अब सवाल है कि मम्मी उसे 100% नहीं कह सकती। अगर मम्मी आपके पापा से ये कहेंगी कि इस बार बेटा या बेटी अवश्य त्योहार मना लेगा, तो यह अवधारणा गलत है। हो सकता है कि आपको 5,000 रुपए की जरूरत हो, इसलिए आप पहले से ही माहौल बना रहे हो, यानी तब मम्मी की अवधारणा गलत हो जाएगी जो उन्होंने सोचा है। या मम्मी ने कहा निश्चित ही इस बार कांड होगा, पापा से कहा, लेकिन निश्चित ही नहीं हो सकता है कि इस दौरान आप पढ़ रहे थे, खूब पढ़ रहे थे, और केजीएस आईएएस में एक टेस्ट हुआ प्रीलिम्स का, जिसमें जीएस और सी सेट आया, और उसमें जो है आप प्लस की जगह माइनस में आपका नंबर चला गया टोटल। तो आप इमोशनली वीक हुए हैं, दुखी हैं, आपको लगता है मेरे माता पिता मुझे यहां तक पहुंचाए हैं, और मन में आपके तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, नेगेटिविटी अबाउट द सोसाइटी, अबाउट योर लाइफ, दोनों पे नेगेटिविटी आ रही है। आप कभी भी नोटिस किए होंगे कि जब हम इमोशनली किसी बात से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो हमें संसार में वो तमाम लोग याद आते हैं जो हमसे इमोशनली कनेक्ट। ऐसे मम्मी पापा याद नहीं आएंगे, लेकिन जब आपके इमोशन पे कहीं चोट होगी, आप गहरे दुखी होंगे, तो आप उन्हीं लोगों को याद करेंगे जो आपसे इमोशनली कनेक्ट होते। तो सवाल यह है कि आप अपने मम्मी की जो लगातार तारीफ कर रहे हो, उनके फेवर की बात कर रहे हो, अच्छाई बता रहे हो, तो इससे मम्मी ने अवधारणा तो बनती है कि त्योहार नजदीक है, कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन 100% वो नहीं कह सकती कि अवश्य ऐसा ही होगा या निश्चित ही ऐसा होगा। पर यह अवधारणा बनती है कि ऐसा भी हो सकता है, पर 100% नहीं होगा। तो अब आप समझ गए होंगे, और मैं समझता हूं पूरे जीवन के लिए समझ जाएंगे कि अवधारणा कभी भी 100% नहीं होगी। यानी अगर अवधारणा के दिए गए ऑप्शन में कहीं भी कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल हुआ है जो उसको डेफिनेट करता हो, कंफर्म करता हो, इसका मतलब वो अवधारणा क्या है? गलत है। वो कभी भी पूरी तरह से सत्य नहीं हो सकती। तो यहां तो हम समझ गए। अब हम अवधारणा के 1-2 एग्जाम्पल पे आपको लेकर चलते, ठीक है? पहले थोड़ा सा अवधारणा को और समझिए। इसके पहले भी मैं क्लास में
जब रीजनिंग की क्लास चलती थी तो मैं कई बार वो बातें बोल चुका हूं, आज मैं आपको फिर से डिफाइन करूं। अवधारणा दरअसल व्यक्ति के दिमाग का जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वही ये 3 काम करता है। अवधारणा निकालता है, तर्क करता है और निष्कर्ष पे पहुंचता है। आप ये हमारे जीवन के इतने महत्वपूर्ण अंग है कि दुर्भाग्य से इसकी कहीं कोई सिलेबस नहीं है, किसी क्लास में पढ़ाया नहीं जाता, सीधा यूपीएससी पूछ लेता है। ऐसे इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है 4th पेपर, वो कहीं क्लासेस में कराया नहीं जाता, वो सीधा यूपीएससी के सिलेबस में, कभी पढ़ाई में यूज नहीं हुआ। लेकिन ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहां हमें स्टेप निकालने की जरूरत होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम किसी एरिया में गए, वहां न्यूज़पेपर हमने उठाया, सुबह सुबह उठे, न्यूज़पेपर मेरे सामने, न्यूज़पेपर जैसे उठाया वहां का पेपर, तो हमने देखा कि उसमें 80% एडवर्टाइजमेंट ही है। पूरे अखबार को पलट रहे हैं, बड़े बड़े विज्ञापन निकल रहे हैं, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK मात्र 555 रुपए में। ठीक है, हाँ नहीं वहां भी आएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट, सूट ही सूट, साड़ी ही साड़ी, 99 रुपए में 5। आपने देखा होगा, अखबारों में ऐड होता है। इससे क्या अवधारणा बनती है कि उस पर्टिकुलर एरिया में जहां हम ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वहां न्यूज कम होती है, विज्ञापन ज्यादा होता है। मतलब वहां के लोग ये न्यूज में यानी समाचार में इंटरेस्ट कम लेते हैं, विज्ञापन की दुनिया में उनका इंटरेस्ट ज्यादा होता है। कहीं हम किसी ऐसे एरिया में गए जहां हमारे सामने न्यूज़पेपर पड़ा, उसमें न्यूज ही न्यूज है, विज्ञापन कहीं छोटे छोटे हैं, तो हम ये अंदाजा लगाएंगे कि इस क्षेत्र के लोग करंट अफेयर्स को लेके उनकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, वो देश और दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी लेना चाहते हैं। इसके अलावा विज्ञापन की दुनिया जो इसमें छोटी मोटी दी गई वो इसलिए कि पेपर चलता रहे, क्योंकि पैसा आएगा भाई, प्रिंटिंग में पैसा खर्च होता। इसको पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में आइडिया आया, अब उन विज्ञापनों को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें से कई तरह के विज्ञापन होते हैं। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपने नोटिस किया होगा कि ये विज्ञापन दिया हुआ होता है 100% विदेश जाने की गारंटी, हमारे यहां से वीजा 100% मिलता है। आप कभी भी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ साइड में अखबार पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है मैंने इतने लोगों को 100% रिजल्ट है विदेश भेजने का। इससे यह पता चलता है कि उस एरिया में जहां यह पेपर सर्कुलेट होता है वहां के अधिकतम लोग विदेश जाने में विश्वास करते हैं। आप कभी भी चले जाइए, यूपी, बिहार, एमपी चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, तो हर मोहल्ले में कोचिंग होगी। एक जगह मैं गया था यहां मध्य प्रदेश में, वहां गली में एक कोचिंग थी, उसमें लिखा था झकास कोचिंग। अब नाम है, अब झकास कोचिंग में लाइन से लोग जो है सुबह सुबह जा रहे थे क्लास लेने के लिए। मैंने पूछा भाई झकास कोचिंग कैसी, क्या खासियत है? तो बोले सर कि शुरू में इसमें 15 दिन कोई भी फ्री पढ़ सकता है। हम कहा देखो, फ्री के चक्कर में 15 दिन अपना नुकसान कर लिया। तो झकास कोचिंग, लेकिन आप कभी भी जैसे हरियाणा थोड़ा पार करेंगे, चंडीगढ़ और पंजाब बेल्ट में घूमेंगे तो आपको कोचिंग आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग की सैटेलाइट से ढूंढना पड़ेगा, कहीं है कि नहीं। ज्यादा आइलेट्स, विदेश जाने का वीजा, आइलेट्स की कोचिंग होगी। आइलेट्स एक प्रोग्राम होता है जिसमें आपकी स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग सिखाई जाती है, एग्जाम होता है, फिर आप विदेश जाने के लिए रास्ता बनता है। इससे यह पता चलता है, जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट देखा, हमें क्या पता चला कि यहां के लोग विदेश जाके नौकरी करने में विश्वास करते हैं। यूपी, बिहार, एमपी चले जाएंगे, हर गली में कोचिंग, फलाना आईएएस, फलाना पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, चपरासी, पटवारी, एडवर्टाइजमेंट होता है। इससे क्या पता चलता है कि यूपी, एमपी, बिहार, ये जो राजस्थान वाला बेल्ट है, यहां के लोग सरकारी नौकरी करने में विश्वास करते हैं, है ना। अब आप देखिए, एडवर्टाइजमेंट से आप एजम्पशन लगा ले रहे हैं अंदाजा, दरअसल यही एजम्पशन हो। इसी तरह जब मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप पेपर्स में पढ़ते हैं, लिखा रहता है ना कहीं कहीं पर कि जादू टोना से मुक्ति पाएं, ये भी रहता है। इससे यह पता चलता है कि जादू टोना वाला यह मानता है कि कुछ लोग जादू टोने में विश्वास करते होंगे, उसका समाधान चाहते हैं। ऐसे बाबा का भी होता है, बाबा बंगाली का,
किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक फोन घुमाएं। मनचाहा प्यार, वशीकरण, सौतन से छुटकारा, है ना, दुश्मन से मुक्ति, नीचे लिखा रहता है बाबा फला फला फला। अब ये एडवर्टाइजमेंट हमें क्या मैसेज देते हैं? हमें ये मैसेज देते हैं कि जिसने ये पेपर में छपवाया है वो पैसा खर्च किया होगा। पेपर में छपा है या बोर्ड लगा है, पैसा लगा होगा ना। तो कोई आदमी जब पैसा लगाया होगा तो क्या सोच के लगाया होगा? वो ये सोच के लगाया होगा कि तमाम लोग इसको पढ़ने वाले में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास इस तरह की समस्याएं होती होंगी, और वो तमाम लोग जो इस तरह की समस्याओं को लेकर परेशान होंगे और इस अगर ऐड को पढ़ेंगे तो उनमें से कुछ लोग हमें फोन भी लगाएंगे और हमसे संपर्क भी करेंगे। जहां ये समस्या नहीं होगी, आप इंग्लैंड चले जाए, वहां नहीं मिलेगा कि वशीकरण, मनचाहा प्यार, वहां ऐसा नहीं होगा। भारत में होता है क्योंकि सोसाइटी के हिसाब से चलता है। इसी तरह मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल की ओर ले चलता हूं। जैसे आप इससे अवधारणा सीखें, इसके बाद जब ये पूरी स्टोरी मैं बता दूंगा तो लगभग आप दिमागी तौर पे अवधारणा के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर मैं यहां स्टेटमेंट लिखूंगा, अवधारणा मैं बाद में लिखूंगा, स्टेटमेंट लिख के छोड़ दूंगा, आप अवधारणा अंदाजा लगाएंगे। फिर मैं अवधारणा उसका जो एक्चुअल अवधारणा होगी लिखूंगा। 5-10 ऐसे करेंगे, अपने आप सब सीख जाओगे आप। दूसरा, कभी भी मान लो विदेश से कोई व्यक्ति भारत आए, आपको पता है जब ब्रिटिश यहां आए थे अपना बिजनेस करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो लोगों ने भारत के समाज को पर रिसर्च किया, देखा और देखा कि यह समाज विविधताओं से भरा हुआ है और विविधता की वजह से इनमें उतनी एकता नहीं है। एकता स्वतंत्रता के बाद हुई है या उससे पहले थोड़ा सा माहौल बनना राष्ट्रवाद का शुरू हो गया था। विविधता है, लोगों में एकता नहीं है। तो उन्होंने पूरा सोसाइटी पे रिसर्च किया और उनको लगा कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं और कैसे चाहते हैं। उसी आधार पे थोड़े से लोगों ने पूरे देश पे शासन किया। शेष आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उस पर हम जाने की जरूरत नहीं समझते। ऐसे ही पढ़ा जाता है, जैसे इतिहास भी पढ़ते हैं तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। आए होंगे, सोसाइटी को देखे होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कोई व्यक्ति बाहरी आता है, सोसाइटी को कैसे रीड करता है। जैसे मान लो आप फॉरेन के रहने वाले हो, आप भारत आते हो। अब आपको भारत के बारे में एक रिपोर्ट बना के विदेशी किसी कंपनी को भेजना है, वो यहां पर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है। आपको पता होगा मल्टीनेशनल कंपनियां समाज को रिसर्च करके, समाज पे शोध करके ही प्रोडक्ट ले आती है मार्केट में और चलने लगता है। 3 चीजों से चलता है, सोसाइटी में डिमांड हो, दूसरा स्लोगन ऐसा हो कि दिमाग पे हिट करे, है ना। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट की टैगलाइन होती है ये भी लोगों के दिमाग को हिट करती है। जैसे भारत में आप ज्यादातर लोगों से पूछोगे और भाई क्या चल रहा है, चल रहा है फॉग चल रहा है, लोग बोलते हैं, जबकि फॉग कंपनी हमको पैसा नहीं दे रखा है, लेकिन एक टैगलाइन है उन्होंने पकड़ रखी है। क्योंकि भारत में जब आप किसी से मिलेंगे तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं और भाई क्या चल रहा है। जैसे मैं कल देख रहा था, एक जगह बारिश हो रही थी तो एक आदमी फोन पे किसी से बात कर रहा था, आए नहीं तुम, तो उधर से जो बोला हो कह रहा बड़ी बारिश करवा रहे हो हमका, देखो। अब बारिश हो रही, वो क्या करवा रहा है, हो रही है ना। बड़ी धूप करा दी हो, गर्मी बहुत करा दी हो दिल्ली में, तो लोग इस तरह से कहते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति इसको सुनेगा तो सोचेगा कि लोग सामान्यतः बोलचाल की भाषा में यहाँ के लोग ये इस्तेमाल करते हैं, और भाई क्या चल रहा है, तो उसने यहीं से टैगलाइन उठाया, फॉग चल रहा है, और ये एडवर्टाइजमेंट बन गया। तो एडवर्टाइजमेंट कंपनियां, रिसर्च कंपनियां ऐसे ही काम करती हैं। मैं आपको 2 धारणाएं दूंगा, मैं एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी की धारणा बताऊंगा और दूसरा किसी भी सोसाइटी को रिसर्च करने की धारणा क्या होती है। इसी से आप अवधारणा को समझ जाएंगे, उसके बाद हम सीधा प्रश्न और उत्तर पे आएंगे। मैं आपको बताऊं, काफी समय पहले की बात है, मुझे भी किसी ने बताया था, बाद में मैंने पढ़ा तो जाना। भारत में पहले कोल्ड ड्रिंक की बहुत सी कंपनियां होती थी, जगह जगह। मैं जहां का रहने वाला वहां भी एक कंपनी थी, उसका नाम था कैंपा कोला, ठीक है। तो चंडीगढ़ में नहीं, प्रयागराज में, इलाहाबाद में, ठीक है। तो वहां भी कंपनी थी कैंपा कोला।
इसी तरह जगह जगह ठंडी कंपनियां होती थी जो कोल्ड ड्रिंक बना, तब भी बनता था, लेकिन उस समय कोल्ड ड्रिंक का जो चलन था वो होता था इंगेजमेंट में, शादी में, शादी से पहले कार्यक्रम में, या कोई फंक्शन होता था तो लोग मंगवाते थे। सामान्यतः हमारे देश में चलन नहीं था। हमारे देश में चीनी घोल करके, नींबू डाल के शरबत पीने का चलन था, और हरियाणा में छाछ, है ना, हरियाणा पंजाब में यही चलन रहा। जब ये कंपनियां यहां आई तो दो कंपनियां आई, एक पेप्सी आई, एक कोक आई। दोनों अमेरिकी कंपनियां इंडिया में आई। तो पेप्सिको जो है, कोक और लगभग ये आसपास ही आई थी, आई एम नॉट कंफर्म पहले कौन आया था, पर आसपास ही आई। कोक की मार्केट उस समय ठीक ठाक थी, कोक लोग ज्यादा पीते थे, कोका कोला। पेप्सी आई, पेप्सी आई तो उसने इंडिया पे पता कराया सर्वे, तो पेप्सी को पता चला कि भारत में सबसे ज्यादा किसी चीज को प्यार किया जाता है तो वो है क्रिकेट। अब प्यार का तरीका बदल गया, सब्जेक्ट बदल गया। आज से 10 साल पहले ये तो नीरज चोपड़ा या तमाम लोग, हॉकी वाले, बैडमिंटन वाले, पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, इन सब के उभरने से अलग अलग वैरायटी आ गई। नहीं, भारत में एक ही बात समझते थे, क्रिकेट। भारत के जन जन कपिल देव जी को जानते हैं, सुनील गावस्कर को जानते थे। उसी तरह एक मिडिल टर्म आया था, उस मिडिल टर्म में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, है ना, टिकड़ी कही जाती थी। ये भारतीयों के सर पे बिल्कुल चढ़ के इनका जादू बोलता था। इसीलिए देखिए, उसी जादू का असर है कि सचिन तेंदुलकर एक ऐसे भारत रत्न है जो भारत रत्न होने का आनंद लेते हैं। नहीं, ज्यादातर भारत रत्न उनको दिया जाता है जिनके पास आनंद के लिए कोई वो संभावना नहीं बची, या जो इस दुनिया से जा चुके हैं, जो आनंद ले नहीं सकते। पर सचिन तेंदुलकर एक अपवाद है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, उस समय भारत में बूम थी क्रिकेट को लेके। मुझे आज भी याद है, कंपनी ने इनको अप्रोच किया एडवर्टाइजमेंट के लिए, और उस समय क्रिकेट कोई कप वगैरह चल रहा था, हीरो कप, रिलायंस कप, कौन कोई कप चल रहा था, आई एम नॉट कंफर्म, इसे आप कंफर्म न लेना। लेकिन सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ का जादू सर चढ़ के इंडिया में बोलता था। पेप्सी कंपनी ने इनको हायर किया। उसके बाद जब एक ओवर के बाद दूसरे ओवर के बीच में जो गैप होता है, उस गैप में यही लोग आते थे और पेप्सी की बोतल ऐसे हाथ में लेकर नचाते थे और रखते थे, और रख के कहते थे, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट पेप्सी, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट पेप्सी। बाद में पूरी इंडियन टीम इसमें शामिल हो गई, हरभजन सिंह भी शामिल हो गए। छक्का मार देते हैं, शेर के पास चला जाता है, वहां जाते हैं, देखते हैं बोतल मिल जाती है पेप्सी को। तो अब अच्छा, भारत में लोग मैच देखते हैं, हर ओवर के बाद पेप्सी पेप्सी पेप्सी, 50 ओवर होता है मैच। अब हर ओवर पे पेप्सी आ रही है, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ कर रहे हैं। धीरे 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 ये महीने 2 महीने के अंदर पेप्सिको की मार्केट बिल्कुल हाई लेवल पे चली गई और कोक ठंडा पड़ गया। मार्केटिंग ये अवधारणा का हिस्सा है। ये मैं आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं, अवधारणा बता रहा हूं कि लोगों के समझ को पकड़ा गया कि लोग ये समझते हैं कि क्रिकेट ही यहां सब कुछ है, और क्रिकेट में इंटरेस्ट और मनोरंजन दोनों ढूंढते हैं। कई कई घरों में पता चलता था, घर में चले बेलन, पति का फूटा सिर, पत्नी देख रही थी स्टार प्लस, पति ने मांगा क्रिकेट के लिए, मारपीट हो गई। अखबारों में आता था। महिलाएं ज्यादातर स्टार प्लस देखती थी। ये भी एक चलन आया था, एकता कपूर के सीरियल सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी, और मतलब बड़ा फेवरेट होता था। कई बार तो लोग फोन करके पूछते थे, तो बहन आज मैं देख नहीं पाई सीरियल, वो क्या हुआ, उसकी शादी दोबारा हुई कि नहीं, खबर लेते थे। जैसे लोग पूछते थे ना कि कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा, वैसे सीरियल का जादू ड्रग्स से ज्यादा सर चढ़ के बोलता है। जो लोग सीरियल देखते हैं, अभी आप 5 दिन कोई सीरियल देख लीजिए, 6वें दिन आपके दिमाग में रहेगा कि मामला आगे बढ़ा कि नहीं, आप पता करने में लग जाएंगे, कहीं ना कहीं से खोजेंगे। ये नशा होता है, हमारे दिमाग पे चढ़ता है। तो क्रिकेट के जादू में कोक कंपनी ठंडी पड़ने लगी और पेप्सिको ऊपर आ गई। अब ध्यान से सुनना, कंपनियां क्या स्ट्रेटजी बनाती है। एक कमरे में बैठ के कुछ लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं, पूरे देश पे राज करते हैं। जिसने ये टैग लाइन बनाया होगी, और भाई क्या चल रहा है, कब चल रहा है,
ये टैगलाइन बनाने के लिए मुखर्जी नगर घूमा नहीं होगा, वो बैठ के सोचा होगा ऐसी कौन सी बात बोलूं कि लोग इसको यूज करने लगे और ये हिट हो जाए। अब आप दिमाग का खेल देखिए, लोग एक कमरे में बैठ के सामने वाले के दिमाग को कैसे हाईजैक कर लेते हैं। जैसे कहते हैं ना वो इलेक्ट्रॉनिक भाषा में क्या कहते हैं, हैकिंग, हैक कर लेते हैं। अब कोक की चिंता बढ़ी तो कोक ने भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से संपर्क किया, IIM से, वहां भी कुछ फ्रेशर थे। इत्तेफाक जिन लोगों ने टैगलाइन, वो है मेरे से काफी सीनियर लेकिन मेरे भी परिचित हैं, तो उन लोगों ने बताया कि जब कंपनी ने हम लोगों से मतलब टाई अप किया तो हम लोग फ्रेशर थे, तो उन्होंने 12 लोगों का एक ग्रुप जो था पूरा उसको हायर किया, कहा तुम मेरे लिए कुछ ऐसी टैगलाइन बनाओ कि जो मेरी कंपनी की मार्केटिंग नीचे हो गई है हाई हो जाए। अब टैगलाइन का मतलब होता है डियर एजम्पशन, अवधारणा। अवधारणा का मतलब लोगों के दिमाग में क्या होता है उसको पकड़ के वहीं से टैगलाइन बना देना। अब वो लोग कई बता रहे कि कई दिन से हम लोग बैठ के कमरे में सोचते थे कि क्या बनाए क्या बनाए। उस समय सचिन, सौरभ और राहुल का जो जादू सर चल के बोलता था उसकी काट कोई दिख नहीं रही थी। अब जब कोई काट नहीं दिख रही थी तो लोगों ने सोचना शुरू किया। सोचते 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 एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि यार चूंकि मार्केट का उठाना है तो हम लोगों को बाहर निकलना चाहिए। तो उनका 12-13 लोगों का ग्रुप था, वो सारे लोगों ने एक सिस्टम बनाया कि हम लोग 10 दिन के लिए अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। सारा खर्चा कंपनी दे रही थी। जब लोग अपने अपने क्षेत्र में गए तो अपने मित्र रिश्तेदार दोस्तों की लिस्ट बनाई कि हम इतने लोगों से संपर्क करेंगे, लोगों की स्ट्रेटजी पकड़ेंगे, कैसा क्या है कि लोग एक इधर दौड़ रहे हैं इधर नहीं दौड़ना चाहते। तो उसके लिए वो लोगों के घरों में जाना शुरू किए। 12 लोग 13 लोग निकल गए, भारत के अलग अलग एरिया के थे, अलग अलग क्षेत्र। अब आप ध्यान से सुनना। तो लोगों ने पाया कि एक रिपोर्ट बनाते थे, जब किसी के घर जाते थे, किसी मित्र से मिलते थे, किसी घर गए, स्वागत हो, आइए आइए, नमस्ते नमस्ते, बैठिए, बैठ जाते थे। तो कहते ले आओ भाई, कॉफी ले आओ, चाय ले आओ। तो लोग कहते नहीं नहीं, इट्स एनफ, भरा हुआ है। तो लोग कहते हैं क्या लेंगे, ठंडा या गर्म। भारत में एक सामान्य सी भाषा होती है, औपचारिक मुलाकात पे लोग पूछते कुछ तो लीजिए, बताइए क्या लेंगे, ठंडा या गर्म। अब ये टैगलाइन सब जगह से पूछी जा रही थी। जब वो 12-13 लोग इकट्ठा हुए, सारे लोग इकट्ठा होने के बाद एक कंक्लूजन निकाला कि हम ज्यादातर घरों में जब गए तो जहां रिश्तेदारी थी वहां तो पूछते नहीं, सीधा ले आके रख देते हैं, जब खाना ही पड़ेगा। लेकिन जहां औपचारिक मित्रता दोस्ती, क्योंकि रिश्तेदारी पूरे भारत में आपकी नहीं हो सकती, ससुराल कितनी जगह हो सकती है, ज्यादा जगह नहीं हो सकती, लेकिन दोस्ती आपकी मैक्सिमम जगह हो सकती है। तो ज्यादातर असर तो दोस्ती वाला ही होगा। तो लोगों ने पाया कि सामान्यतः लोग पूछते हैं क्या लेंगे, ठंडा या गरम। गरम का मतलब चाय कॉफी, ठंडा मतलब आएगा ठंडा। अब उन लोगों ने एक निष्कर्ष निकाला, कंपनी को बताया कि अब मैं आपको एक लाइन का एडवर्टाइजमेंट देता हूं। उस समय मूवी आई थी गजनी, आमिर खान की, बॉडी वॉडी बनाए थे आमिर खान उसमें, और गजनी मूवी भी ठीक ठाक हिट हुई थी। उसी दौरान ये टैगलाइन बनी, कोको कोला कंपनी ने उनको हायर किया। आमिर खान भी नो डाउट एक ब्रांड थे, क्रिकेट जैसे सेलिब्रिटी नहीं थे लेकिन सेलिब्रिटी श्रेणी में वो भी थे। तो कुएं में से एक बोतल निकालते हैं और बोतल ऐसे रखते थे, हर ओवर के बाद वो भी ऐड आने लगा, ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला। अब आप किसी के घर में जाएंगे, कोई भी व्यक्ति पूछेगा भाई क्या लेंगे, गरम या ठंडा, तो ठंडा मतलब कोका कोला। और 1 महीने के अंदर वो कंपनी जो है फिर से बूस्ट कर देगी। तो मेरे कहने का मतलब दिमाग को रीड करना और दिमाग के हिसाब से स्ट्रेटजी बना देना, ये कंपनियां अवधारणा के माध्यम से करती है। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दूंगा और उसके बाद सीधा हम प्रश्न, अब लगभग आप समझ रहे होंगे कि अवधारणा से कैसे दिमाग को कैच किया जाता है। अब हम आपको दूसरा उदाहरण देते हैं। मान लिया विदेश से कोई व्यक्ति आया, एक लिख रहा है तुम फेसबुक पे किसी और नाम से हो क्या,
बेटा फेसबुक होता ही इसीलिए, देख लेना पापा ना हो। हाँ, कई बार लोग फर्जी आईडीज बने होते हैं ना, फिर कांड हो जाता है उसमें। ठीक है, ये कोरोना की देन है, जब से ऑनलाइन वाला आया बड़ा आनंद है जीवन में। तो अब मैं आपको सेकेंड एग्जांपल देता हूं। मान लो विदेश से कोई व्यक्ति भारत आया और उससे कहा गया कि भारतीय जनमानस की भावनाओं को आप 2-4-10 लाइन में डिफाइन करके भेजो। खूब ध्यान से सुनना, ये बिल्कुल अवधारणा इसके बाद क्लियर हो जाएगी। अब आप नए नए आए विदेश से, आपने भारत का मैप उठाया और देखा भारत बहुत बड़ा है, उत्तर और दक्षिण में विभाजित है। विभाजित मतलब भारत को इतनी बड़ी सीमा है कि इसको उत्तर, इसको दक्षिण, पूरब, पश्चिम कहते हैं। आपने देखा कि दक्षिण भारत का एक अलग सिस्टम है, मध्य भारत का अलग है और उत्तर भारत का अलग है। ये आप जैसे ही भारत का मैप देखेंगे आप समझ जाएंगे। कारण क्या है कि जिस एरिया में समुद्र होगा और जो मैदानी एरिया होगा, दोनों जगह के खान पान अप्रोच में अंतर आ जाएगा, क्योंकि फिजिकली ये ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, तो इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और दूसरा उन्होंने एनालिसिस किया कि भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो सभी धर्मों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। उन्होंने देखा भारत जातियों में विभाजित है, तो अलग अलग जातियों की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। तो उन्होंने देखा और देखने के बाद अब वो इस कंक्लूजन पे पहुंचना चाहता है कि यहां के समाज के लोग क्या सोचते हैं, अवधारणा पकड़ना चाहता है लोगों का दिमाग। अब दिमाग पकड़ने के लिए, किसी भी जगह के दिमाग पकड़ने के लिए 3-4 रास्ते हैं, खूब ध्यान से सुन लो। पहला, उस एरिया से संबंधित 2-3 फिल्में देख लो। कैसी फिल्में? एक सुपर डुपर हिट, एक सुपर डुपर फ्लॉप, एक मध्यम वाली। फिल्में जो सुपर डुपर हिट होती हैं या सुपर डुपर फ्लॉप होती हैं, वो वहां के जनमानस के सोच को प्रतिबिंबित करती है। कोई फिल्म आई सुपर डुपर हिट हो गई, 2000 करोड़ कमा ली, तो किसने कमाया? लोगों ने। कोई फिल्म आई, पहले दिन कोई टिकट मिला ही नहीं, हीरो स्वयं बाहर खड़ा होकर टिकट बेच रहा है, फिर भी कोई लेने को तैयार नहीं है। एक जगह हीरोइन बेच रही तो 40-50 लोगों ने टिकट ले लिया था, है ना? ये भी एक उदाहरण ही है। तो किसी भी जगह की 3 फिल्में आप देख लो, सुपर डुपर। अब आप सोचना, जब मैं बोलता रहूं सोचना, क्या वास्तव में ऐसा होता है? बिल्कुल होता होगा। अगर फिल्म सुपर डुपर हिट हुई तो हम लोगों ने कराया है, और फ्लॉप हुई तो हम ही लोग कराए हैं, मध्यम है तो भी। तो पहला काम, उस क्षेत्र की कुछ फिल्में देख लो, होटल में बैठ के, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। दूसरा काम, आप उस क्षेत्र में सरकारी बस से, रोडवेज से और ट्रेन से यात्रा कर लो। ट्रेन शताब्दी और वंदे भारत स्टेटस की ना हो, सामान्य ट्रेन हो, उससे आप यात्रा कर लो। एकदम पैसेंजर में तो जीवन पैसेंजर हो जाएगा। वो तो कहां रुक जाएगी पैसेंजर को भी नहीं पता। मतलब ऐसी ट्रेन हो जो थोड़ी सी डिस्टेंस पे रुकती हो, तमाम ट्रेन चलती है एक्सप्रेस। बस आपको यही 2 काम करने और कुछ। आप 10 दिन लगा करके वहां से संबंधित फिल्में देख लो और ट्रेन और सरकारी बस से कुछ दूर तक यात्रा कर लो। आप उस क्षेत्र से संबंधित अधिकतम जनमानस के दिमाग को पकड़ लेंगे। अब मैं आपको दोनों दुनिया में ले चलता हूं। पहले ले चलता हूं फिल्म की दुनिया में। अब कोई फॉरेन का व्यक्ति आया, वो साउथ इंडिया से शुरू किया, तो उसने सोचा कि पहले साउथ इंडिया के लोगों के अप्रोच को समझें कि लोग यहां की क्या सोचते हैं। तो उन्होंने साउथ की कुछ फिल्में देखनी शुरू की। एक फिल्म में उसने देखा कि यह फिल्म सुपर डुपर हिट थी। उस फिल्म की खासियत थी, रजनीकांत की मूवी थी। रजनीकांत और जो विलेन है, होता है जिसे कहते हैं खलनायक, दोनों आमने सामने बहस चल रही है कि मैं तोप कि तुम तोप। तो खलनायक जो था वो 100 के नोटों की गड्डी, जो पंच थी यहां पर, उसको ऐसे ही ऊपर की ओर उछाला। गड्डी ऐसे उछल रही है। उसके बाद पिस्टल से उस पर फायर किया, तो जो गड्डी यहां पंच की हुई थी वो टूट गई और 100 के नोट पूरे कमरे में ऐसे उड़ते हुए भर गए। अब आप सोचिए कि ये फिल्म आप भी देख रहे हैं। अब वो जो व्यक्ति देख रहा है, वो देख रहा है, वाह, यहां के जो विलेन होते हैं उनका निशाना इतना जबरदस्त होता है कि गड्डी ऐसे उछाल दिया, ऊपर देखा भी नहीं, फायर किया, खुल गई। ठीक है।
अब इतना तो हो गया, अब रजनीकांत है हीरो। अब सामने वाला सोच रहा है कि हीरो अब कौन सा चमत्कार दिखाए। फिर रजनीकांत ने उन 100 के नोटों से जो नीचे गिरी, ये फिल्म मैंने भी देखी है, एक नोट को हाथ में उठाया और ऐसे कर दिया, एक नोट को। एक नोट तो वैसे भी नहीं उड़ेगी, लेकिन ऐसे कर दिया, वो नोट ऊपर की ओर जाने लगी ऐसे। और रजनीकांत ने भी पिस्टल निकाला और बिना देखे फायर किया। मैं सोच रहा था क्या होगा, आप भी सोच रहे होंगे क्या होगा। जब उस 100 के नोट पे गोली लगी, बुलेट, तो 1-1 रुपए के सिक्के में बदल गई। अब फिल्म देखने वाला ये सोचेगा, और ये फिल्म सुपरहिट थी, तो फिल्म देखने वाले ने ये अंदाजा लगाया कि यहां के लोग, जिन लोगों ने इस फिल्म को सुपरहिट कराया था, वो अतिशयोक्तिपूर्ण चीजों में विश्वास करते हैं। हाइपोथेसिस पता चला ना भाई, 100 की नोट, कागज की नोट पे फायर करने से सिक्के कहां से आए? इसका मतलब ये अतिशयोक्तिपूर्ण चीजों में विश्वास करते हैं। मैं इसका सैद्धांतिक उदाहरण भी दूंगा आपको। आपने देखा होगा साउथ में एक स्वर्गीय एनटी रामाराव जी थे, सीएम हुए थे आंध्र प्रदेश में। आपको पता है वो हीरो थे, एक्टिंग करते थे। फिल्म में वहां एक आई तो उसमें वो राम बनते थे। उसके बाद वो सीधा चुनाव में आए, पार्टी बनाए, पूरे प्रदेश ने कहा जिंदाबाद करके उनको मुख्यमंत्री बना दिया। उसी समय एक मिस्टर एमजी रामचंद्रन जी थे, वो भी हीरो थे। जयललिता जी उनकी हीरोइन थी। करुणानिधि जी स्क्रिप्ट राइटर थे। ये सब फिल्मों वाले थे, हीरो हीरोइन थे। इनके मन में आया कि इधर कार्यक्रम हुआ, इधर भी होना चाहिए। इन्होंने भी पार्टी बनाई, तो एमजी रामचंद्रन की पार्टी जीत गए और मुख्यमंत्री बने। जयललिता जी बाद में उनकी उत्तराधिकारी रही। और करुणानिधि जी चूंकि राइटर थे, इनको स्कोप नहीं मिला तो इन्होंने भी बना लिया, लेकिन फिल्मों से जुड़े हुए थे, इनकी भी पार्टी तमिलनाडु में स्टेबल हुई। ये इसी एजम्पशन का एक उदाहरण है कि लोग अतिशयोक्तिपूर्ण चीजों में विश्वास करते हैं, तो ऐसा उन्होंने कर दिया। और भी आपने साउथ की फिल्मों में देखा होगा, वहां जो हीरो वगैरह होते हैं वो मारपीट ज्यादा नहीं करते, उनके कपड़े में मिट्टी नहीं लगती। एक फिल्म तो मैं देखा, नागार्जुन जो ने केवल पैर ऐसे ऐसे घुमाए थे, मास, अब बवंडर उठा, सब सारे के सारे मर गए। साउथ की फिल्मों में हीरो मर गया, समझ लिए फिल्म के मरने के चांस ज्यादा हैं। हीरो वहां पर, हीरो का मतलब होता है एक ऐसा योद्धा जो सभी चीजों से ऊपर। इसी तरह एक फिल्म आपने और देखी होगी, शायद आप लोगों ने क्लिप कभी देखी हो। एक फिल्म मैंने वो क्लिप मैंने देखी है। एक क्लिप में दिखाते हैं कि एक जगह एक हॉल है, वहां विलेन जो है हीरोइन को और हीरो की मां को, दोनों को खंबे में बांध रखा है और यहां पिस्टल लेके बैठा है और कहता है तुम दोनों को गोली मारूंगा। और उसका जो बेटा हीरो, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको ड्रिप लगा हुआ है, बोतल ऐसे लेटा हुआ है। और इतने में जो है इधर से गोली फायर कर दी जाती है। गोली फायर करती है, खूब मोटी सी गोली निकलती है, जाती नहीं है, घूमती है। उधर हीरो को जब मां पुकारती है तो उठ के बैठ जाता है, डिप निकालता है। मैं भी देख रहा था, मैं सोचा अब ये भागेगा, उसने भागा नहीं, पहले वो पुशअप किया हॉस्पिटल में थोड़ी देर। मैं सोच रहा जब से पुशअप करा गोली चल जाएगी, पर गोली आगे बढ़ नहीं रही, नाच रही है। फिर वो निकला, दौड़ा, साइकिल से कुछ दूर गया। मैं सोच रहा था किसी से लिफ्ट मांग लो, पर मांगा नहीं। और तो और लास्ट में जो रोलर होता है सड़क पे, उसको लेके आ रहा है। अब उसकी स्पीड विश्व में सबसे कम होती है, मिनिमम होती है। भाई मोटरसाइकिल भी ले सकता था। और गोली जो है, और जब वो रोलर लेकर, मैं सोचा कोई बात नहीं, साउथ इंडिया वाले हैं, अभी रोलर पहुंचा ही देंगे। रोलर पहुंच गया, मैं सोचा है बुलेट से ले जाके रोलर को लड़ा देगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। रोलर खड़ा किया और आ गया हॉल के अंदर। अब जाकर के अपनी मां और होने वाली पत्नी के सामने खड़ा हो गया। अब जो बुलेट आराम आराम से घूम रही थी, अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई। मैं सोचा कि हट जाओ भाई, नहीं तो बुलेट है लग जाएगी, पर वो तो पहले से तैयार है। बुलेट आई, एकदम नजदीक आई, उसने घूर के बुलेट को देखा, बुलेट घूम गई। और उस विलेन को दौड़ा के जाके मार दिया। विलेन, जो बुलेट चल नहीं रही थी, वो 100 की स्पीड से भागी।
इससे यह पता चलता है कि वहां के लोग यदि कोई प्रोडक्ट या कोई मटेरियल आप अतिशयोक्ति पूर्ण से इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको नहीं लगता? जहां इस तरह की फिल्में हिट होती हो, बनती हो, वहां के लोग अतिशयोक्तिपूर्ण चीजों में विश्वास करते हैं और वहां खूब विश्वास होता है। आप देखिए जाके वहां पर बहुत सी कल्चरल बातें ऐसी हैं जो डिस्प्यूटेड हुई, मैं उस पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप जाएंगे वहां तो आप ये पाएंगे। अब आपने साउथ इंडिया के बारे में एक ड्राफ्टिंग बना ली, अब आप वहां से मध्य भारत की ओर चले, बिहार उत्तर प्रदेश को समझने के लिए। अब आपने बिहार के भोजपुरी की फिल्म देखना तो दूर, एक गाना अगर मन लगा के सुन लिए तो आपकी आत्मा हिल जाएगी, आप समझ जाएंगे कि अपना बिहार क्या चाहता है। और तो और इसके बाद आप ट्रेन में बैठ लीजिए, अब बिहार उत्तर प्रदेश होते हुए आपको आना है दिल्ली, इसके बाद हरियाणा पंजाब चलेंगे। अब आप ट्रेन पे बैठ गए, बिहार से चलना शुरू किए, पूरा बिहार आए, पूरा उत्तर प्रदेश आए, अब दिल्ली आने वाले। तो आपने नोटिस किया कि जिस ट्रेन में आप बैठे हैं तो आप खिड़की के पास बैठे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट राइट, मतलब ट्रेन ऐसे चल रही तो इसके लेफ्ट राइट में जहां भी आप देख सकते हैं रेल के पटरियों के किनारे बहुत से घर बने होते हैं, बहुत सी दीवारें होती हैं, बाउंड्री बनी होती है, देखा ही होगा, है ना। अब वहां तक हमें बहुत जाने की जरूरत नहीं है, आप उस पे लिखे हुए तमाम स्लोगन और तमाम एडवर्टाइजमेंट पे नजर ले जाइए तो आप ये पाएंगे कि वास्तव में भी लोग यहाँ के ऐसा सोचते हैं। मैं इनडायरेक्ट बता रहा हूं, आप समझ सकते हैं। आखिर अगर वो सोचते नहीं तो लिखा क्यों है? और तो और आप ट्रेन के जब साइड में जाएंगे तो वहां छोटे छोटे स्टिकर लगे रहते हैं, वही एक फोन घुमाए बाबा बंगाली वाले। बाथरूम के पास, आप वॉशरूम के पास जाएंगे या वहां के उसमें जो बेसिन के पास जाएंगे तो वहां कुछ नाम लिखे रहते हैं, रिंकी, फोन नंबर 36425455 लिखा रहता है। आप कभी भी सार्वजनिक स्थानों पर जाएंगे, किसी क्लासरूम में चले जाइए जहां लोग आईएएस तैयारी कर रहे हो, वहां के टेबल पे देखिए कुछ न कुछ लिखे जरूर रहते। इससे यह पता चलता है कि लोग क्या सोचते हैं। अब आप यूपी, बिहार और दिल्ली तक की सोच पकड़ लिए कि यहां क्या चाहिए, यहां कौन से सामान की बिक्री कराई जा सकती है, या आपने अवधारणा में निकाल लिया। अब आप यहां से हरियाणा और पंजाब की ओर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने यहां उतरने के बाद स्टेशन से बाहर निकले, कश्मीरी गेट से हरियाणा रोडवेज की बस ली। हरियाणवी ड्राइवर जब पूरा भर गई बस तो आया, झटके में बैठा, पहला गियर लगाया और बस जो है ब्रेकर पे उछलते हुए चल रही है। और जब दिल्ली से बाहर निकली बस, वो गियर जो है टॉप गियर लगा दिया है, उसके बाद उसने ब्रेक से पैर हटा लिया है, अब फुल स्पीड में चलती चली जा रही है। ब्रेकर होकर में बस ऐसे उछल रही है जैसे गुब्बारे उछल रहे हो, मतलब पूरी की पूरी बस ऐसे उछल के इधर से इधर आ जाती है, पूरी सवारी भी साथ साथ उछल जाती है। लेकिन एक भी हरियाणा का आदमी नहीं कहेगा भाई साहब बस धीमे चलाओ। यूपी बिहार को कहे भाई साहब आराम से, अभी बहुत जीना है, शादी भी करनी है। लेकिन हरियाणा का आदमी आराम से बैठा रहा, बस उछली वो भी उछल जाएगा, फिर बैठ जाएगा। वो अपनी बातचीत में मशगूल है कि आगे का क्या करना है। और जब आप कंडक्टर के पास गए, देखे तो कंडक्टर ने वहां पर एक स्लोगन लिख रखा है, उसमें लिखा है कि रब की कृपा रही तो घर पहुंचा देंगे, और नहीं तो पक्का रब से मिला देंगे। आपको यह पता चला कि यहां के लोग जीवन की परवाह, आप हरियाणा के आदमी को डरा नहीं सकते, वो डरेगा नहीं। आप हरियाणा से ही, कहां है, कहां है, अरे देख तो जाओ, हरियाणा का आदमी डरता नहीं है, सही बात है। अब यहां से आप चले गए पंजाब में। अब आपने पंजाब की फिल्में, एक तो आपने आईलेट्स देखा कि जगह जगह आईलेट्स की कोचिंग के एडवर्टाइजमेंट है, यानी लोग विदेश जाना चाहते हैं। दूसरा आपने पंजाबी फिल्म, पंजाबी गाने देखे, तो आपने देखा कि वहां एक जो है गरीब जो है आता है सड़क पे झाड़ू लगाने के, बाद झाड़ू लगाने की उसकी नौकरी है, तो आएगा तो ऑडी खड़ी करेगा, ऑडी में से चश्मा लगा के उतरेगा, पीछे से झाड़ू निकालेगा, सड़क पे लगा देगा।
आप ये अंदाजा लगा लेंगे कि पंजाबी और पंजाब कल्चर, वो काम कोई भी करे पर लाइफ स्टाइल बहुत हाई क्लास की जीते हैं और जीना चाहते हैं। अब आपने साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक आपने एक लगभग अंदाजा लगा लिया कि पर्टिकुलर एरिया के लोग इस तरह का सोचते हैं। अब आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो उन्हीं के हिसाब से बेच दीजिए, लोग खरीदेंगे। ये अवधारणा के हिस्से होते हैं। इससे अब हम लोग ये अंदाजा लगा लिए कि जब हमारे सामने कोई बात घटित हो रही होगी या समझी जा रही होगी तो वहां से हम ये सोचने की कोशिश करेंगे कि ये बातें क्यों कही गई। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार जब ट्रेन से आए तो जगह जगह एडवर्टाइजमेंट देखा, तो ये एडवर्टाइजमेंट क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि मैक्सिमम लोग ऐसा सोचते होंगे। बाबा बंगाली ने एडवर्टाइजमेंट क्यों दिया? क्योंकि लोग ऐसा सोचते होंगे। पंजाब में लोग ऑडी से उतरकर झाड़ू लगा के फिर ऑडी में बैठ गया चश्मा लगा के, इसका मतलब यहां के लोग ऐसा सोचते हैं। कुछ भी करो, लाइफ स्टाइल शानदार होनी चाहिए। बिहार की भोजपुरी फिल्म ने हमें संदेश दिया, कुछ भी करो पर भौजी को नमस्ते करते रहो। पता चला साउथ इंडिया की फिल्मों ने हमें मैसेज दिया कि अतियोक्तपूर्ण चीजों पे विश्वास करो, एक मैसेज था। उसी तरह अब मैं यहां पहला प्रश्न लिखने जा रहा हूं। आप किसी स्थान पे गए, वहां लिखा है कृपया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अब आप ध्यान सुनो, इतनी देर से मेहनत करके मैंने भाषण दिया तो मात्र इसलिए कि आप बिल्कुल सीधा अवधारणा पर पहुंचने की स्थिति में आ जाए, और जो लोग थोड़ा बहुत पहले से जानते वो भी, जो एकदम कुछ नहीं जानते वो भी। अब आप देखो, मैं आपको अवधारणा की दुनिया में एक लाइन में पहुंचाऊंगा। आप किसी स्थान पर गए, अगली क्लास कितने बजे है? बस 5 मिनट है। अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। आप कहीं गए, एक पब्लिक प्लेस है, रेलवे स्टेशन का है, बस अड्डा है, या कोई भी सार्वजनिक स्थल है जहां पे सबके लिए जाना अलाउ है, वहां पे ये लाइन लिखी हुई है। आप जैसे ही बैठे चेयर पे, आपने सामने देखा लिखा हुआ है कृपया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अब ये है स्टेटमेंट। अभी ये सिंगल लाइन है। जब हम लोग सिंगल लाइन सीख लेंगे कल की क्लास में भी, तो उसके बाद हम सीधा पैरा पे आएंगे और सारे उदाहरण आप करते चले जाओगे। अब ये लाइन लिखी हुई है, एक लाइन है, पढ़ने में बहुत दिक्कत नहीं है। कृपया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अब हमें ये अंदाजा, अच्छा एग्जाम में इसके नीचे एजम्पशन लिखे होते हैं, लेकिन हम चूंकि सीख रहे हैं, मैंने पहले ही बताया कि जब हम सीखेंगे तो हम लिखेंगे नहीं, हम सोचेंगे, तभी तो सीखोगे। अब हमें इसके आधार पे अवधारणा निकालनी है। अब अवधारणा हम कैसे निकालेंगे, सीखो। जब भी कोई चीज आपने पढ़ी, ये सूचना है, इंफॉर्मेशन, कि ये यहां क्यों लिखी है, बस आपको यही सोचना है, ये लाइन यहां पर क्यों लिखी है। इस क्यों का जो उत्तर होगा वही क्या है, अवधारणा। अब आप लोग खुले मन से इस लाइन के को देखो और मन में सोचो, एक नहीं, एक दो तीन चार, जो भी दिमाग में आइडिया है, बोलना नहीं, मन में सोचना है 1 मिनट के लिए। ये लाइन यहां क्यों लिखी गई होगी, सोचो।
रेडी? ठीक है, अब जिनसे जिनसे पूछूंगा वो बताने को तैयार हो जाए। पहले ईमानदारी से ही बता दे, कौन बताएगा? ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बताइए। ठीक है, हम लोग 2 लाइन 3 लाइन कुछ भी सोच सकते हैं। ठीक है, आप बताओ। ठीक है, ठीक। आप बताओ। खड़े हो जाओ। हाँ, तुम दोनों पहले। हाँ, अरे पहले आगे वाला खड़ा हो जाओ, फिर पीछे वाला। ठीक है, आप बताओ। बोलो सच्चे दरबार की। शिक्षा रोजगार से जोड़ दिया। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बड़े खतरनाक हो, बताओ। हाँ, ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, ठीक है, इनके बाद हाँ, ठीक है, आप बताओ। हाँ, बताओ। हाँ, आप बताओ बच्चे। हाँ, हाँ, आप। ठीक है, ठीक है। तो वहां टीवी के पास 2 लड़कियां पहले बैठती थी, आज आई हैं? आज छुट्टी पे हैं? अच्छा, ठीक है। चलिए, मैं आपको बताता हूं कि ये लाइन यहां क्यों लिखी है। आप सीखिए थोड़ा सा। कृपया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। आपके घर में लिखा रहता है? क्यों नहीं लिखा रहता? क्योंकि वहां चोरी नहीं होगी, और यदि होगी तो जो वहां का मालिक है घर का, वो चोर को पकड़ लेगा। यही बात है ना? अब पीटेगा भी। ये लाइन यहां क्यों लिखी गई है, अब मैं 2-3 लाइन बोल रहा हूं, ध्यान सुनो। कोई भी लाइन, जैसे इस बच्चे ने एक बात कही कि चोरी बाहुल्य क्षेत्र होगा। आपने सड़क पे देखा होगा, कहीं कहीं लिखा रहता है कृपया धीमे चलें, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र। तो पूरे सड़क पे तो नहीं लिखा रहता दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र। वहां स्थान पे दुर्घटना बाहुल्य इसलिए लिखा गया कि कई बार दुर्घटनाएं हुई होंगी। अब देखो एजम्पशन क्या क्या निकलता है। कृपया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। जब ये लाइन यहां लिखाई गई, इसका मतलब लिखने वाले ने ये लाइन तब लिखी जब यहां कई बार चोरियां हुई होंगी। पहला एजम्पशन ये हो गया। दूसरा, कई बार चोरियां हो गई होंगी, और अगर सारे के सारे चोर जेल के अंदर चले गए होते तो भी ना लिखा जाता। इसका मतलब लिखने वाला यह मानता है कि चोर यहां अभी भी एक्टिव रहते होंगे। पहले कई बार चोरियां हुई होंगी और चोर अभी भी यहां सक्रिय रहते होंगे। और तीसरा एजम्पशन यह निकलता है कि यहां का एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन आपके सामान को सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं होगा। ये 3 अवधारणाएं यहां से प्रकट होती हैं। फिर देख लीजिए, अब चूंकि मैंने बोल दिया, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये पहली बात तो इसलिए लिखी गई कि यहां पहले कई बार चोरियां हुई होंगी। दूसरा बात, लिखने वाला यह मानता है कि चोर अभी भी सक्रिय रहते होंगे।
और तीसरी बार यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इसको सुरक्षित करने में सक्षम नहीं होगा। ऐसे आपने देखा कई बार मोहल्ले में कुछ दीवार होती है कोने की, वहां थोड़ा सा गंदगी टाइप की होती है, वहां पीछे भी लिखा है कृपया यहाँ कूड़ा ना फेंके, लिखा रहता है ना, क्योंकि लोग वहां कूड़ा फेंकते होंगे, अभी भी फेंकने की संभावना बनी रहती है। दूसरा, वहां का मालिक अगर उसको सुरक्षित करने में सक्षम होता तो ये लाइन लिखने की क्या जरूरत थी, नहीं थी। ये तीन अवधारणाएं यहां से सीधा सीधा ड्रा होती है। ठीक है, क्लास लगभग आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। कल से इसका थ्योरेटिकल हिस्सा जो है हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, बैठे रहिए। बंद कर दीजिए लाइव।